तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को बारीकी से जानने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पढ़ने से पहले एक बार इसका भाग 1 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप एक बार जाके उसको बारीकी से देखें और देखने के बाद इस चीज़ को अच्छे से समझें कि इससे पहले क्या बताया गया है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को आज पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा अच्छे तरीके से, तो पता चलेगा सर कि किस तरह से ये सारा सेक्शन से बटा हुआ है और भारत की जो अंतिम बिंदु है या फिर भारत की जो अंतिम बिंदु की जो सिरे हैं, मतलब मान के चलिए कि भारत का पश्चिम से लेकर हमारा जो पूर्व तक का एरिया है, उत्तर से लेकर हमारा दक्षिण तक का एरिया है सर, वो कितने किलोमीटर पर विभाजित हुआ है और कितने किलोमीटर तक की उसकी लंबाई है। तो हम इस सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक बार उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें। तो चलिए सर, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं और इस मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो पढ़ाई का मेन टॉपिक है वो भारत का परिचय भाग 2। देखिएगा सर, थोड़ा सा समझिएगा। इसको पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले चलते हैं सर कि हमारा टोटल भारत के पड़ोसी देश, यानी हमारे भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी थी? 9। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और यहाँ पे सर मालदीव। यानी टोटल जो है संख्याएं कितनी थी? तो टोटल संख्याएं थी 9। अब हम लोग इस संख्या पर से आगे बढ़ते हैं सर, तो आगे क्या पता चलता है कि हम लोग को जानकारी के लिए थोड़ी सी जरूरी चीजें क्या होती है कि भारत की जो चारे सिरे हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम एरिया हो गया, ये हमारा पूर्व का एरिया हो गया, ये हमारा उत्तर का एरिया हो गया और ये हमारा दक्षिण का एरिया हो गया। तो हमारा पश्चिम का एरिया का जो अंतिम बिंदु है जो गुजरात में स्थित है, हमारा पश्चिम एरिया का जो अंतिम बिंदु है वो सर गुजरात में स्थित है, जिसको हम लोग सरक्रिक से नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? सरक्रिक के नाम से जानते हैं। और हमारा पश्चिम का जो अंतिम बिंदु है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिसको हम बलांगू या कीविथु इसके नाम से इसको जानते हैं सर। हमारा उत्तर जो जम्मू के क्षेत्र पे स्थित है, हमारा उत्तर का जो अंतिम बिंदु है वो जम्मू के क्षेत्र पे स्थित है सर, इंदिरा कॉल। कौन सा है सर? इंदिरा कॉल। और हमारा दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है वो सर इंदिरा पॉइंट जो का अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसको हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन सर यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत का भूस्थलीय अंतिमतम दक्षिण का बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा कन्याकुमारी होगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जो कि कहाँ स्थित है सर? तमिलनाडु में है। अगर भूस्थलीय क्वेश्चन बन जाए कि भारत का भूस्थलीय अंतिम बिंदु कहाँ है, तो वो हमारा कन्याकुमारी होगा। ठीक है, तो ये हमने जाना अभी तक के चारों अंतिम कॉर्नर जो भारत की दिशा में फैले हुए हैं, यानी पश्चिम में सरक्रिक, उत्तर में इंदिरा कॉल, पूरब में बलांगू या कीविथु और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर जो आप देख रहे हैं सर, उत्तर से लेकर ये आपका लाइन जो गया है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लाइन की टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। कितनी है सर? 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से लेकर टोटल आपका दक्षिण का जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग आते हैं से पश्चिम, यानी सरक्रिक से लेकर आपका ये टोटल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सरक्रिक से लेकर आपका ये जो लाइन देख रहे हैं आप यहाँ बलांगू तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो वो आपका टोटल चौड़ाई कह सकते हैं आप इसको 2933 किलोमीटर। तो सरक्रिक से लेकर बलांगू तक की जो टोटल चौड़ाई है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये चीज को थोड़ा सा माइंड में सेट करके अगर इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की जो टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर और सरक्रिक से लेकर बलांगू तक की जो लाइन है उसकी जो टोटल लंबाई है उसका 2933 किलोमीटर। अब यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, तो इस चीज को आप बारीकी से याद रखिएगा कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली कर्क रेखा है। भारत को जो 2 भागों में बांटती है वो कर्क रेखा है। जब हम आपको ग्लोब का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको और डिस्क्राइब रूप से बताएंगे कि आखिर कर्क रेखा क्या है और किस तरह से ये इसका मानक समय रेखा या इसको जो है 37.5 डिग्री क्यों कहते हैं, इस सब का वर्णन आपको वहां पे बताएंगे। तो कर्क रेखा जब भारत से होकर गुजरती है, मतलब जब कर्क रेखा भारत को 2 भागों में काटती है तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जब भारत को 2 भागों में बांटती है
तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार बनता है, तो हम लोग इस चीज को बारीकी से याद करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इस चीज को ट्रिक से याद करते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं सर, ट्रिक जो होता है वो क्षणिक है, यानी ट्रिक को आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जो होगा सर वो आप उसको लंबे टाइम तक याद करके रख सकते हैं, और अच्छा टाइम तक वो आपका एग्जामिनेशन व्यू पर, आपका माइंड व्यू पर, आपका नॉलेज व्यू पर अच्छे तरीके से आपको याद रह सकता है। तो हम लोग चलिए इस पे आते हैं, कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा सर, पेयर पे हम लोग याद करेंगे, गुजरात और राजस्थान, ये हमारा एक पेयर हो गया। ध्यान देते चलिएगा, गुजरात और राजस्थान ये हमारा एक पेयर हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। पेयर मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ा। झारखंड और पश्चिम बंगाल ये हमारा तीसरा पेयर हो गया। तो हमें 6 राज्य तो ऐसे ही मिल गए। कौन कौन मिल गए बाबू? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 और बचते हैं, वो यहां आगे सर एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो हमने प्राप्त किया कि हमें टोटल 8 राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा भारत से गुजरता है। भारत को जो 2 भागों में विभाजित करता है, तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है सर कि जब कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है तो किन शहरों पर या फिर किन राज्य में किन शहरों से होकर गुजरती है? तो हमारा झारखंड राज्य का रांची शहर, झारखंड राज्य का रांची शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे देखिएगा, नोट डाउन हमने किया है, तो झारखंड पे हमने रांची को ब्रैकेट में डाला है, तो इसको आप थोड़े से समझ लीजिएगा कि ये क्या है। अपने नोटबुक में अगर नोट करना हो तो आप इस चीज को साइड पे कर लीजिएगा। अब देखिए, तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा सर, जब कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और किन शहरों से होकर गुजरती है? तो रांची राज्य में एक शहर जो कि रांची है, वहां से होकर गुजरती है। ये हमने कर्क रेखा के बारे में जाना। अब हम आते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। तो पूर्वी देशांतर रेखा जो है सर, इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम जो है भारत का मानक समय रेखा के बारे में बताते हैं, यानी भारत का जो मापन है, समय मापन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिएगा क्या है, ये जो एरिया देख रहे हैं यानी सर्कल, सिंपली से समझ जाइएगा बाबू, ये जो एरिया है इधर का मान है 68 पॉइंट, ठीक है ना, 7, कितना है बाबू? 68.7। और इधर का जो देखते हैं पश्चिम साइड का जो एरिया का देख रहे हैं, इधर का मानक समय रेखा कितना है? तो 97.25। तो ये दरअसल क्या मैटर क्रिएट करता है, और हमारा जो इधर का मानक सीमा देख रहे हैं यानी 68.7, जो कि हमारा पश्चिम एरिया का मानक समय रेखा है, और 97.25 डिग्री जो है यानी मिनट जो है, ये हमारा जो है बाबू ये कर्क रेखा का अंतिम यानी लास्ट जो पूरब साइड का एरिया है, उधर का मानक समय रेखा है। अब देखिए थोड़ा सा इस पर क्या फोकस बनता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो पूर्वी देशांतर रेखा देखते हैं, इसको सारे 82 डिग्री चैनल कहते हैं। आखिर क्यों? तो 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो होता दरअसल क्या है बाबू कि जब हम ये दोनों डिग्री को जोड़ते हैं, है ना, जब दोनों डिग्री को हम जोड़ते हैं, और अगर जोड़ने के बाद हम यहाँ पर दर्शाते हैं, तो हमारा मिनट का जो होता है, यानी जो कह सकते हैं आप, जो हमारा मिनट दर्शाने का यहाँ मेन पॉइंट होगा, उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। कितने डिग्री का डिफरेंस होता है सर? 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, जो कि लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, जो कि 2 घंटा बहुत मायने रखता है। तो इसमें इसलिए इसको 82.5 डिग्री चैनल नाम दिया गया है सर, इसलिए इसको 82.5 डिग्री कहा जाता है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है, और भाग देने के बाद जो हमारा निकलता है वो क्या होता है सर? 82.5 डिग्री चैनल, जिसको कि हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा का मान कहते हैं। तो ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर रेखा जब गुजरती है भारत से, तो ये किन शहरों से गुजरती है? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, जब पूर्वी देशांतर गुजरती है तो यूपी का एक क्षेत्र, जब ये यूपी से गुजरती है तो यूपी का इलाहाबाद क्षेत्र से जब होकर गुजरती है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि
पूर्वी देशांतर रेखा किन शहर से होकर गुजरती है? तो एक तो इलाहाबाद हो गया, लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है ना सर कि इलाहाबाद ऑप्शन नहीं रहता। बहुत बार ऐसा होता है बाबू कि इलाहाबाद जो है ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर इलाहाबाद ऑप्शन नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग? तो नीचे ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा, नैनी या फिर मिर्जापुर। नैनी या फिर मिर्जापुर। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी देशांतर किस शहर से होकर गुजरती है, तो आप तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा, इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर। आपको जो ऑप्शंस दिखे आप इजीली वे में इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसा हो कि अगर बीपीएससी वगैरह का पेपर दे रहे हो और वहां ऑप्शन आपको दोनों दिख जाए, इलाहाबाद और नैनी, तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, इनमें से एक, नहीं तो इनमें से एक से अधिक। तो ये चीज को आप याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन कि पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पूर्वी देशांतर कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पूर्वी देशांतर रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? इसको याद करना है, एक सिंपल सा आपको लॉजिक बताते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिएगा, एपी, एमपी, यूपी, यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 तो हमारा मिल गया। यहां पर सर हमारा आता है उड़ीसा, और उसके नीचे हमारा छत्तीसगढ़। उसके नीचे कौन सा गया सर? छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पूर्वी देशांतर रेखा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से होकर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और ये बेसिक पॉइंट है, इसको आप बारीकी तरह से याद करिएगा। बहुत बच्चों का ये डिमांड आ रहा था सर हिस्ट्री का टॉपिक डालिए, हिस्ट्री का वीडियो डालिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इस लेक्चर के बाद जो है आपका हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और हम लोग हिस्ट्री में शुरुआत में धर्म से चलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग जैन धर्म का वीडियो सर्वप्रथम आपके बीच बहुत जल्द लेकर आएंगे। और आशा करते हैं कि उस वीडियो से आप जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इजी वे में उसको टैकल कर सकते हैं। फिलहाल इस चीज को एक बार बारीकी से आप लोग, अब बोलेंगे सर इतना बड़ा मैप है, आपने पिछले बार भी बताया तो मैपिंग था सर, ये भी है, तो थोड़ा मैप में हमको कंफ्यूजन होता है। तो बाबू करना क्या है, आपको इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये चीज आप देखने से आपको सब चीज यहाँ पर याद आएगा और यहाँ पर आप सब चीज को समझ पाएंगे इजी तरह से। आपको लगेगा कि सर जो बता रहे हैं हमको सब अच्छे से समझ आ रहा है। तो आपको करना क्या है सर, आपको करना इतना है कि आप अपने कॉपी पे इसको सेल्फ मेंटेन कीजिए मिनिमम 40 टाइम्स। मिनिमम 40 टाइम्स आपको इस चीज को सेल्फ मेंटेनेंस करना है, मतलब सेल्फ मेंटेन करना है आपको इस चीज को 40 बार। जब आप इस चीज को 40 बार सेल्फ मेंटेन कर लेते हैं तब आपका जो है, यानी एक तरह से कहिएगा इसको बेसिक रूप से, मतलब एकदम बेहतर तरीके से इसको आप किसी को बता सकते हैं या आप खुद भी से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये सारे पड़ोसी देश हैं, ये हमारा कर्क रेखा गुजरता है, ये हमारा पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है, ये हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है, और ये हमारा सर्करिक से लेकर इधर बलांगुर या कीवुत यानी कीविथु की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन के लिए भी आपको थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैंने आपका नोट डाउन के लिए भी लिख डाला है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं सर, तो मेन चीज यहाँ पर अब क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, वो क्या आता है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा। ये मैंने पिछले क्लासेस में आप याद कीजिएगा, मैंने एक चीज आपको बताया था कि ये भारत से यानी विषुवत रेखा से हमारा भारत यहाँ स्थित है। विषुवत रेखा से हमारा भारत इस कॉर्नर पर स्थित है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को देख लीजिएगा, मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब से बताया।
तो यहाँ पर भारत स्थित है, तो विषुवत रेखा से इस कॉर्नर पे जो यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा से जो है भारत की लंबाई यानी भारत कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो 876 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा से भारत कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कौन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सवाल, तो एक चीज को आप और अच्छे तरीके से याद रखिएगा, वो क्या याद रखना है वो देखिएगा। ये ग्लोब, यानी जब आपको ग्लोब का चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो और अच्छे तरीके से आप ग्लोब समझिएगा, किस तरह से ये कर्क रेखा वगैरह है सब चीज। तो ये देख रहे हैं आप विषुवत रेखा, यानी ये 0 डिग्री, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ 90 पर जाके एंड हो जाता है। कितना डिग्री पर जाकर एंड हो जाता है बाबू, 90 डिग्री पर एंड हो जाता है। यानी यहाँ पर से विषुवत रेखा 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 90 डिग्री पर जाके ऊपर में समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि जब, यानी सिंपली सा समझिएगा कि जब ये 8 डिग्री, यानी ये जो 8 डिग्री है ये किन दो देशों के बीच से गुजरती है ना। तो ये 8 डिग्री जो है ये किन दो देशों के बीच से गुजरती है या किन टापू के बीच से गुजरती है। तो याद रखिएगा, मालदीव के ऊपर से यहाँ पर एक टापू है जिसका नाम है मिनिकोय। यहाँ पर एक टापू है जिसका नाम क्या है, मिनिकोय। तो मालदीव और मिनिकोय के बीचों बीच से गुजरती है ये 8 डिग्री। 8 डिग्री कहाँ से गुजरती है बाबू, तो मालदीव और मिनिकोय ये क्या है, एक टापू है, और मिनिकोय एक टापू है, याद रखिएगा। तो मालदीव और मिनिकोय के बीच से जो गुजरती है ये 8 डिग्री गुजरती है। और मिनिकोय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है और अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है 43। अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है 204, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आप 8 डिग्री देख रहे हैं ये 8 डिग्री किन दो देशों, यानी मान के चलिएगा सिंपली सा कि 8 डिग्री जो है वो मिनिकोय की जो मिनिकोय द्वीपू है, यानी मिनिकोय जो टापू है और मालदीव दो देशों के बीच से गुजरती है। तो याद रखिएगा बाबू, मालदीव जो आप देख रहे हैं ये मिनिकोय टापू, यानी मिनिकोय जो टापू है इसके बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरती है। अब आते हैं 9 डिग्री के बाद, तो लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच से कौन गुजरता है, तो ये 9 डिग्री है ना। 9 डिग्री कहां से गुजरती है, तो मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच से। और 8 डिग्री कहां से गुजरता है, तो मिनिकोय और मालदीव के बीच से। यानी ये मिनिकोय और मालदीव के बीच से कितना डिग्री निकलती है, 8 डिग्री निकलती है। और लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच से कौन सा कितना डिग्री निकलता है, 9 डिग्री। ये डिग्री क्या है, तो मैंने अभी बताया कि विषुवत रेखा के ऊपर से 1 2 3 4 ऐसे करके 90 डिग्री यहाँ पर जाकर समाप्त होती है। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ये डिग्री है तो ये किन देशों से, यानी किन कौन से टापू से होकर किन एक देश और टापू के बीच से निकलती है। तो मालदीव और मिनिकोय टापू के बीच से जो डिग्री गुजरती है उसको 8 डिग्री कहते हैं। और लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच से जो डिग्री निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, 9 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर से अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल निकलता है। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल निकलता है जिसको 10 डिग्री निकलता है जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये एक छोटा निकोबार और नीचे कार निकोबार। छोटा निकोबार और कार निकोबार एक तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं, ये छोटा अंडमान हुआ यानी छोटा निकोबार हुआ, और ये छोटा अंडमान ये बड़ा अंडमान हुआ। ये क्या हो गया, छोटा अंडमान मिल के बड़ा अंडमान। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच से जो चैनल निकलती है उसको वो क्या है हमारा 10 डिग्री। जो 3 पॉइंटेबल क्वेश्चन है इसको एक बार नहीं 3-4 बार देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे है। यानी 10 डिग्री छोटा निकोबार और कार निकोबार के बीच से गुजरती है। और 8 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो मिनिकोय और मालदीव के बीच से गुजरती है। और 9 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच से गुजरती है। मिनिकोय एक टापू है। तो ये चीज को समझ लें आप अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं सर तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर इस एरिया में हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इस एरिया में हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह है जिसको हम लोग सुमात्रा के नाम से जानते हैं। याद रखिए, जिसको हम लोग सुमात्रा के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जिसको हम लोग सुमात्रा के नाम से जानते हैं, जो हमारा अंडमान निकोबार से आगे एक द्वीप समूह है जो इंडोनेशिया के नाम से होता है, जिसको सुमात्रा के नाम से जानते हैं। और ये सुमात्रा द्वीप समूह जो देख रहे हैं, तो ये सुमात्रा द्वीप समूह और अंडमान निकोबार के बीच की जो जलीय सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड चैनल। उसको हम लोग क्या कहते हैं,
ग्रैंड चैनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। इसको हम लोग ग्रैंड चैनल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ग्रैंड चैनल कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये जो अंडमान निकोबार के साइड जो सुमात्रा द्वीप समूह है, जिसको इंडोनेशिया द्वीप समूह भी कहा जाता है, तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह यानी सुमात्रा द्वीप समूह जो है वो अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह की बीच की जो जलीय सीमा है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड चैनल कहा जाता है। इस चीज को आप बारीकी तरीके से एक बार देख लीजिएगा बाबू, तो आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। बहुत बच्चों को लग रहा था कि सर ये क्या लिखे हुए हैं, तो ये भारत का चौहद्दी का मानक है कि मानक समय है कि कितना कितना पॉइंट समय इसका चलता है। ये जब हम आपको ग्लोब पढ़ाएंगे ना, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम दिखेगी, बट कोई नहीं है बाबू, आप बस हमारा साथ और सपोर्ट करते रहें। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम आपका जीके इतना मजबूत कर देंगे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में आराम से इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। ये दावा नहीं करते हैं कि आपसे 100 का 100% सॉल्व होगा, लेकिन हाँ, हम आपसे विश्वास और आपका मतलब एक तरह से दोस्त और भाई के नाते मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन मिस भी नहीं होगा। आप हर क्वेश्चन को पढ़े हुए रहेंगे, बस आपको अपना सेंस वहां पर यूज करना है कि इसका आंसर हम लोग किस तरीके से दें। तो मैं आशा करता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट के बाद विदिन एक दिन के बाद ही मैं ये क्लासेस ले पा रहा हूँ। रीजन था कि मैं थोड़ा किसी रीजन में व्यस्त रहने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, बट कोई नहीं। तो आप इस चीज को बारीकी से समझिएगा, और हम लोग इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ।